हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का 2019 का पेपर। तो ये पेपर लास्ट ईयर हुआ था, अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो मार्क्स पता नहीं है लोगों के कैसे मार्क्स आए हैं। तो मैंने थोड़ा लेट कर दिया इसको बनाने में। मैं सोच रहा था जब एक बार मार्क्स आ जाए स्टूडेंट्स के तो उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए पेपर। लेकिन एनीवेज अब लग रहा है थोड़ा सा डिले हो गया है और काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसे बना लिया जाए, तो मैं अब आपको वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये पेपर है, आई थिंक ये लास्ट ईयर हुआ था अक्टूबर सितंबर 2019 में ये पेपर हुआ था। और ये देख सकते हैं आप, ये हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर नंबर 1 है। पेपर नंबर 1 में आई होप आपको पता होना चाहिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एंशियंट और मेडिवल इंडिया। और जिसको नहीं पता उसको मैं बता ही दूं कि एंशियंट और मेडिवल इंडिया होता है। आई होप एटलीस्ट आपको पता हो कि एंशियंट और मेडिवल इंडिया क्या होता है। तो पर्पस वो नहीं है वो सब डिस्कस करने का, इसमें दो, अगर आप समझे कि इसमें पर्पस क्या है वीडियो डिस्कशन का, तो पर्पस ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा पेपर क्या आया है, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और थोड़ी इसकी एनालिसिस भी करेंगे कि नेक्स्ट ईयर पेपर कैसा रहेगा। तो वो पर्पस है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका मैप जो है वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैप में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, थोड़ी सी चीजें उन्हें समझानी भी होती है एक्स्ट्रा। तो वो इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा मैप के बारे में। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चंस हैं और आप शायद डिमांड कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आप चाहते हो कि आपको मतलब किसी का सॉल्यूशन चाहिए किसी अगर क्वेश्चन का, तो आपको सॉल्यूशन वो रेडीमेड मिल जाएगा। एंड आपको पर क्वेश्चन वो 10 रुपीज में आपको कोई भी अगर सॉल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तो आप कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का डिटेल दे रखी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वहां पर आप बता देना, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। वो 10 रुपीज में मिलेगा। साथ साथ अगर आप चाहते हो ये पेपर आप करके चेक करवाना चाहते हो, और चाहते हो कि पूरा यूपीएससी की तरह चेक किया जाए, तो वो भी फ्रेंड्स हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, और वो 100 रुपीज में हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं, अगर किसी को करवाना है तो आप चेक करवा सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप कमेंट सेक्शन में भी इसके आंसर लिख सकते हैं, कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आंसर में भी इसका ये होना चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखे, तो मैं वहां पर उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू वहां पर भी दे दूंगा। तो चलिए इसको क्विकली बिगिन करते हैं। तो ये पेपर नंबर 1 है जो 9 बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे स्टार्ट होता है और 12 बजे खत्म होता है। ठीक है, तो ये 3 आवर्स का पेपर है, 250 मार्क्स का पेपर है। और ये आप थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, मेरा पर्पस नहीं है वो कि मैं आपको ये इंस्ट्रक्शंस बताऊं। लेकिन अगर हाईलाइटेड देख ले तो जल्दी जल्दी में, तो देखिए 8 क्वेश्चन है, दो सेक्शन में डिवाइडेड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। कहना ये चाह रहा है कि चार चार क्वेश्चन दोनों सेक्शन में है, और हर सेक्शन से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, और 3 क्वेश्चन आप किसी और सेक्शन से कर सकते हो। तो पॉइंट ये है, देखिए कि देखिए 1 और 5 तो कंपलसरी है। ठीक है, 1 और 5 कंपलसरी है, तो 1 जो है वो एंशियंट का कंपलसरी है, 5 जो है वो मेडिवल का कंपलसरी है। अब चॉइस आती है 3 क्वेश्चन और करने की, तो एक क्वेश्चन आप कहीं और से सिलेक्ट कर लीजिए, मे बी आप एंशियंट से कर लीजिए या मेडिवल से कर लीजिए। अगर आप एंशियंट से एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेडिवल से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि ऐसा कर लिया कि एक और फिफ्थ तो कर लिया, उसके बाद आप 3 क्वेश्चन मेडिवल से ले रहे हो या 3 क्वेश्चन आप एंशियंट से ले रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब कहने का पर्पस ये है कि 1 और 5 तो करना ही करना है, बाकी जो 3 क्वेश्चन रह गए उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो किसी भी सेक्शन से सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मे बी आप एग्जामिनर को ऐसे मतलब यहाँ पे आप फूल भी नहीं कर सकते, तो उसको अवॉइड करना। ठीक है, बिल्कुल यूपीएससी में कभी भी ये ट्राई मत करना कि आप एग्जामिनर को फूल करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें मे बी नेगेटिव ही होता है जो जो देखा गया है अभी तक। तो ठीक है, आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एक क्वेश्चन तो एंशियंट और मेडिवल से करना ही करना है। तो ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो आता है वो किससे रिलेटेड आता है? वो आता है हिस्ट्री ऑप्शनल मैथ्स रिलेटेड। और ये क्वेश्चन है, आपको हर साइट आइडेंटिफाई करनी है। आपको साइट आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद 30 वर्ड्स में उस साइट के बारे में कुछ लिखना है। क्या क्या लिखना है इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, 2018 की वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, 2018 के हिस्ट्री ऑप्शनल मैथ की। तो ये मैप था फ्रेंड्स। और मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं तो मैप में देखिए ऐसे लिखा होता है एंशियंट कैपिटल, प्री हड़प्पन साइट, ऐसे वगैरह लिखा होता है। ठीक है, और ये रहा मैप। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी साइट कहाँ है। जनरली ये मैप जो होते हैं, साइट जो होती है यूपीएससी की सही होती है, लेकिन काफी बार गलत भी दे देता है, एक दो थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है, वहां पर कोई साइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि यूपीएससी इस चीज में काफी अच्छा है, और वो साइट जो है वो ज्यादातर सही ही देता है। ठीक है, तो ये मैप था। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मे बी आपको सुन के अच्छा लगे बुरा लगे, आई एम नॉट श्योर,
ये जो है ये इजीएस्ट मैप है जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है। आई थिंक 2012-13 से स्टार्ट हुआ है ये। तो इजीएस्ट मैप, इससे आसान मैप कभी नहीं आया। तो जो एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, तो मैंने ये क्यों बोला, शायद आपको अच्छा ना लगे, जो एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं वो प्रिपेयर रहे कि इजी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही होता है हर साल, मतलब कि अगर एक साल इजी आ गया तो 2-3 साल तो टफ रहेगा ही, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये ट्रुथ है। तो इजीएस्ट मैप्स अगर हम देखें तो 2015 में एक इजी मैप आया था, आप उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद ये 2019 का है जो इजी आया है। 2016 और 2018 के तो एक्सट्रीमली टफ मैप्स थे, एक्सट्रीमली टफ 2016 और 18 के, ठीक है। और 2017 का भी ठीक ठाक लेवल का था। लेकिन ये 2019 का तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम इजीएस्ट मैप है। इससे आसान मैप आपको कोई नहीं दिखेगा। मैं आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। काफी सारे सॉल्यूशन तो शायद आपने खुद ही ढूंढ लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। काफी साइट्स तो रिपीट ही करती पिछले साल से। तो ये मैप होता है, आपको साइट्स लिखनी होती हैं। मैंने जैसे फ्रेंड्स आपको बताया कि आपको पेपर जो होता है वो 9 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 बजे से 12 बजे का पेपर होता है, ये मैंने आपको जैसे समझा दिया है। लेकिन अब एक चीज याद रखिए, थोड़ा सा जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ये आप कोचिंग सेंटर्स वगैरह वाले बताते नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर रहनी चाहिए। देखिए 8:55 पे जनरली आपको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। फिर आपको सिर्फ यूपीएससी में ना सिर्फ रोल नंबर लिखना होता है, और अपना वो लिखना होता है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो, बस रोल नंबर और इंग्लिश हिंदी। इसके अलावा यूपीएससी कुछ भी नहीं लिखवाता, ठीक है। स्टेट पीसीएस की तरह ये नहीं कि पूरी कहानी लिख दो अपनी, सिर्फ काम की चीज लिखवाता है, रोल नंबर और हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो ये लिखने में तो क्या मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे, रोल नंबर सही लिखना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो, काफी बच्चे बोलते हैं भाई हम तो रोल नंबर ही लिख के आए, तो ऐसा भी हो जाता है। जनरली क्या होता है, रोल नंबर ना भी लिख के आओ तो जो इन्विजिलेटर होते हैं वो लिख देते हैं। यूपीएससी इन सब मामलों में काफी अच्छा है, काफी काफी लिबरल है, ठीक है। तो इन सब की टेंशन नहीं है, मतलब रोल नंबर आपने गलत भी लिख दिया ना तो सही कर देंगे वो आपका, ठीक है। इतना आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो मैच कर लेते हैं ना, उनके पास भी लिस्ट होती है। एनीवेज उसमें हम नहीं जाते। मेरा पॉइंट ये था, 8:55 पे आपको पेपर मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो बोलो, पेपर दे दो, ठीक है। पेपर मिल जाएगा, लेकिन बोलते हैं खोलो मत। अब खोलो नहीं, ठीक है, मतलब खोलो नहीं। देखिए क्वेश्चन पेपर होता है अटैच, और पूरा का पूरा पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर होता है और एक आंसर शीट होती है। क्वेश्चन पेपर जो होता है, जो अभी हम देख रहे हैं, इसको मैं क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ। और आंसर शीट होती है, ठीक है। आंसर शीट में मैप के लिए उन्होंने ओपन स्पेस दे रखे हैं, अच्छे खासे सफिशिएंट पेज होते हैं, 7 से 10 पेज होते हैं। आई थिंक ये मेरे को पेज नंबर याद नहीं आ रहे कि कितने पेज होते हैं, लेकिन सफिशिएंट पेज होते हैं। शायद 5 से 10 होते हैं कुछ, मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस याद नहीं आ रहे। तो पॉइंट मेरा ये है कि हर साइट आपको 30 वर्ड्स में लिखनी है, काम की बातें लिखनी है और आगे बढ़ना है। तो 8:55 पे जब आपको पेपर मिल जाएगा, तो स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है हिस्ट्री क्लियर करने के लिए, वो ये है कि मैप तभी सॉल्व करना शुरू कर दो, जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करो। मैप कभी भी लास्ट में मत करना, क्योंकि लास्ट में दिमाग चलना बंद कर देता है। जल्दी जल्दी इजी इजी क्वेश्चन लिखा करो। शुरू में दिमाग चल रहा होता है, दिमाग में बिठा के रखो, ये वाली साइड ये है, वो वाली साइड ये है, दिमाग में भरा होता है। एंड में भी आप अगर नोटिस करोगे तो सब लोग मैप ही देख रहे होते पेपर 1 देने से पहले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 8:55 पे जैसे ही मिले तभी मैप का आंसर सोच लो। अच्छा जी इसका आंसर ये होगा, अच्छा जी इसका आंसर ये होगा। अगर किसी को ग्रिड बनानी है तो ग्रिड भी बना लो, ठीक है। ग्रिड कैसे बनाते हैं इसका मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ग्रिड बना दो, ठीक है। कोई कोई लोग ग्रिड भी नहीं भी बनाते, क्योंकि ग्रिड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ग्रिड बनाओ तो छोटी सी बनाओ, जैसे ये इंडिया का मैप है तो यहाँ बना लिया एक, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, इससे ज्यादातर पता चल जाती है। ये नहीं कि पूरे ही पूरे मैप में आप 10-15 मिनट तो ग्रिड ही बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस 1 मिनट में ग्रिड बना के खत्म करो जितनी बन रही है, फिर फटाफट आइडेंटिफाई करना शुरू करो। और काफी लोग जो होते हैं ट्रेपीजियम बनाते हैं, काफी लोग जो होते हैं ट्राइंगल बनाते हैं। जैसे एक अपराजिता टॉपर थी, वो ट्रेपीजियम वगैरह बना के, ट्राइंगल बना के पता करती थी। तो सब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, आपकी भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, दिल्ली से कर देते हैं, मुंबई से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो हम मैप के पेपर में डिस्कस करेंगे। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जल्दी से 8:55 पे पेपर मिले, मैप देखो, आइडेंटिफाई करो कि ओके जी ये साइट्स हो सकती है, ठीक है, ये साइट्स हो सकती हैं। काफी लोग मैप इस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते या ड्रॉ नहीं करना चाहते। तो सेकंड स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि आप सिलेक्ट करो 8:55 से 9 बजे के बीच तक या 9:05 तक। एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस है, देखिए फ्रेंड्स, एक एक मिनट आपको आईएएस से आईपीएस बना देगा। ऐसा भी हो सकता है आपको बाहर ही निकाल दे, मतलब काफी लोगों के 10-15 मार्क्स नीचे हो जाते हैं और होता ही नहीं सिलेक्शन। तो बात यह है मेरा कि एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा उस चीज को। तो इस 8:55 से लेकर 9 बजे तक आप थोड़ा ये देख लो कि आपको क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। मेरे को क्या क्वेश्चन 2 करना है,
या क्वेश्चन 3 करना है, मेरे को एक क्वेश्चन किसका सिलेक्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन इजी है। जो क्वेश्चन आता है उसे पहले कर लो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे बाद में कर लो। या लेकिन एक और चीज भी यहाँ पे याद रखनी होगी आपको कि जो क्वेश्चन में सोचना है वो क्वेश्चन पहले करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन में सोचना है उस क्वेश्चन को पहले करिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सोचने का टाइम नहीं होता बाद में। तो इसलिए जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें सोचना है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भले ही इजी लग रहा हो लेकिन सोचना है, तो वाले क्वेश्चन आप पहले कर लेना। तो वो चीजें आप आइडेंटिफाई कब करोगे? 8:55 से लेकर 9 बजे के बीच में। या तो मैप कर लो या वाली चीज आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चन चूज करने हैं। आठ 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 क्वेश्चन है जिसमें 1 और 5 मैंडेटरी हैं, तो 6 क्वेश्चन रह गए। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं कि मेरे को कौन से 3 सिलेक्ट पिक करने हैं, ठीक है। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब मेरा पॉइंट ये है, ये मैप अगर मैप तो आपको देखिए सबसे पहले करना ही करना है। क्वेश्चन पहला जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए वो मैप होना चाहिए। एंड में मैप मिस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस होगा। मैप में अच्छे मार्क्स नहीं है तो सिलेक्शन होना ही नहीं, ठीक है। मेन्स ही क्लियर नहीं होना। तो बात यह है कि जब ये मैप है आपका, ये आपका एट मोस्ट 8:55 पे देखिए मिल गया है पेपर। 9:40 तक आपका मैप खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ये भी बिल्कुल नहीं करोगे आप कि ओके ये 18 और 16 साइट मुझे आ नहीं रही हैं, बाद में आ जाएंगी, बाद में कर लूंगा। ऐसा नहीं होता, ये वाला पेपर ऐसा नहीं है, ठीक है। जितनी भी साइट्स आइडेंटिफाई हो पाई 8:55 से लेके 9:40 के बीच में सारी साइट्स लिखो। और उनके डिस्क्रिप्शन भी लिख के आना है। ऐसे नहीं सिर्फ साइट्स लिख के आ गए, साइट्स लिख के आ गए मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो 9:40 तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन 9:40 तक अगर आपका मैप खत्म नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए आपने अपनी कबर खोदना शुरू कर दी है, ठीक है। लिटरली यही बात है। वैसे तो देखिए 9:30 से 9:35 हो जाना चाहिए था अच्छे बंदे का। 9:30 से 9:35 क्यों? क्योंकि 35 मिनट मिल रहे हैं। 8:55 से लेकर 9:30 तक 35 मिनट, इतने में खत्म हो जाना चाहिए मैप। 9:35 ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए। 9:40 तो आखिरी लिमिट है। अब भी नहीं कर पाओगे तो आपका नहीं होना, मतलब पेपर में टफ आएगी आपको। आप समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि एंशियंट मेडिवल में हमें सोचना ज्यादा पड़ता है, हमें ना वर्ड्स लाने पड़ते हैं। वर्ल्ड और मॉडर्न में हमारे वर्ड्स रेडी रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें है। अब चलिए, मैप हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो ये हो गया मैप। 20 साइट्स होती है और ये मैप है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मिले मैप में मार्क करना शुरू कर दो, इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है, ओके ठीक है। अब ये आ गया 2A 2B 2C, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ये देखिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, नॉलेज का पेपर नहीं है, स्ट्रेटेजी का पेपर है यूपीएससी। 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का है। सबसे पहले देखो 20 मार्क्स वाला आता है या नहीं आता। 20 मार्क्स वाला नहीं आता तो 15 मार्क्स वाला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले 20 मार्क्स वाला पढ़ो। अगर 20 मार्क्स वाला नहीं आता तो पढ़ो ही मत बाकी क्वेश्चन, अपना टाइम वेस्ट मत करो बाकी चीजें पढ़ के, घर में पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 20 वाला आता है फिर देखो 15 15 15, ठीक है। ऐसा होना चाहिए ना कि अगर आपको 20 15 आता है, मे बी अगर आपको डाउट हो कि 20 वाला करना है या 15 वाला करना है तो 20 वाला ही करोगे। तो सबसे पहले तो देखो ये 2C, डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज अ लेवरेज फॉर द राइज ऑफ हड़प्पा टाउन्स एंड सिटीज डिस्कस। तो 20 वाला ये क्वेश्चन है 2C। अगर ये आता है तो आप 2B 2A पढ़ो, अदरवाइज आगे बढ़ो। तो सबसे पहले 2C डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखिए ये जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, पेपर 1 में 3 पेज मिलेंगे। कितने पेज? 3 पेज, ठीक है, लिख लो। 15 मार्क्स में कितने पेज मिलेंगे? इसमें भी 3 पेज मिलेंगे, ठीक है, इसमें भी 3 पेज मिलेंगे। कभी कभी हो सकता है मे बी आपको 20 वाले में 4 पेज दे दे, लेकिन जनरली एक्सपेक्ट करना कि पेपर 1 में 3 पेज ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि पूरी पीएचडी करके बैठे हो, सिर्फ काम की चीज लिखनी है। आपके जो पेपर है सिर्फ काम की चीज, कोई ऐसे नहीं कि आप पूरी कहानी लिख रहे हो। सीधे मीन बिजनेस कि हड़प्पा हड़प्पा था क्या, स्टार्ट उससे करो। उसके बाद पॉसिबल हो। देखिए अब आपका चैलेंज दूसरे सब्जेक्ट से भी है, और हिस्ट्री में जो मेंस दे रहा है ना उन सबको आता है, ठीक है। लिख देंगे आंसर, तो आंसर तो सभी लिख देंगे। आप थोड़ा इनोवेशन ये करो कि मैप बना दो, ठीक है, मैप बना दो। यहाँ पे थोड़े एग्रीकल्चर के कुछ सिटी, एग्रीकल्चर के रूरल एरियाज दिखा दो और हड़प्पा टाउन दिखा दो, मोहनजोदारो और ये सब हो गए। और वहां से आप दिखा दो अगर पॉसिबल है। ये नहीं कि गलत सलत एग्रीकल्चर साइट है नहीं तब भी दिखा दी, वो सब मत करो। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। या थोड़ा सा फ्लो बना दो कि भाई सिटी की एग्रीकल्चर जो रूरल एरियाज थे वो रॉ मटेरियल और इनपुट प्रोवाइड करते थे, फूड प्रोवाइड करते थे टाउन्स को। और टाउन्स क्या प्रोवाइड करते थे उन्हें वापस?
टाउन्स क्या प्रोवाइड करते थे, सोचिए। ये चीजें जो बताएगी कि आपको आप इसका आंसर कैसे कितना लिख पाओगे। एनीवेज वो इसका पर्पस भी नहीं था, लेकिन पर्पस ये है कि एग्रीकल्चर जो है, दे एग्रीकल्चर एक्ट एज अ सिटी, एक्ट एज अ पिलर फॉर हड़प्पा टाउन्स। ठीक है, ये आपको थोड़ा बताना है। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब ज्यादा होगी तभी आपके काफी लोग ऐसे होंगे जो प्राइमरी एक्टिविटी से सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी कर पाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर कम होगी तो सबके सब लोग एग्रीकल्चर ही करते रहेंगे, और किसी के पास भी टाइम नहीं होगा कि सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी कर पाए। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है तभी सिटीज बनते हैं। यही हिस्ट्री ने हमें सिखाया है। प्राइमरी ये पहले टाउन देख लो, प्राइमरी टाउन देख लो, सेकेंडरी टाउन देख लो, टर्शरी टाउन देख लो। तो वो चीज, सारी चीजें आपको लिख के आनी है, डिस्कस करना है इसमें। ठीक है, तो वो चीज आगे लिख के आ जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2A पे आ जाते हैं। डू यू एग्री दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफन हेल्प्स इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज? कमेंट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी तो आई होप आप अच्छा आंसर लिख दोगे। इसमें एग्जांपल अच्छे लिख के आना, ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे करके आना। तो सही बात है, कोई कोई गलत बात तो है नहीं। मतलब लिटरेरी सोर्सेस को सही अंडरस्टैंडिंग करने में वही हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल कैसे दोगे आप? जैसे हर्षा का पीरियड था, तो हर्षा की पीरियड में जो उनके राइटर थे उन्होंने काफी सारी जो चीजें थी वो छुपाई। ठीक है, उनके जो राइटर्स थे जैसे ह्यूम सांग थे, और भी जो उनके पर्सनल कोर्ट में राइटर्स थे, तो उन्होंने काफी चीजें छुपाई। लेकिन ए होल इंस्क्रिप्शन ने पूरे पत्ते साफ कर दिए कि भैया हर्षा जो थे वो पुलाकेशिन 2 में हार गए थे। ठीक है, तो ऐसी चीज देखिए। तो हमें हमें इस चीज से ये पता चलता है कि हर्षा की जो बुक्स हैं, हर्षा की जो लिटरेरी सोर्सेज, उसको ध्यान से पढ़ो, है ना। तो ऐसी चीजें, ऐसी और भी एविडेंसेस आते हैं ना, कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं कंफर्म कर देते हैं कि अच्छा जी, लिटरेरी सोर्सेज जो है वो सही भी है या नहीं है, उनको कितना पढ़ना चाहिए, उनको कैसे पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही आपको इसमें एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, और आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आप इसमें उसका भी एग्जांपल दे सकते हो, किसका, अशोका का है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री तो भरी पड़ी है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। आई एम श्योर आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। अब बात यह है कि काम की चीजें लिख के आना। याद रखो, यूपीएससी में एक पॉइंट के पीछे मत पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिख के आओ। मेरा कहने का मतलब ये, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लिख के आ जाओ। वैसे तो 15 सोचो कि 15 पॉइंट लिख के आओ। ठीक है, रेदर देन राइटिंग 2 और 3 पॉइंट्स, मैं 15 पॉइंट लिख के आऊंगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 पॉइंट लिख के आऊंगा। कोशिश करो, फिर देखिए आगे बढ़ो। 2B क्वेश्चन है, ये काफी लोगों को शायद ना आता हो, लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सुंगा पीरियड belies the belief that they were anti-Buddhist। शुंग काल दौरान कला एवं वास्तु का विकास इस धारणा को मिथ्या सिद्ध करता है कि वह बौद्ध विरोधी थे। तो थोड़े से एग्जाम्पल दे देना कि उन्होंने ये थोड़े वो थोड़े। ठीक है, पुष्पमित्र सिंगा का दे देना। उसके साथ साथ आप इसको थोड़ा रिवर्स में भी लिख के आना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा निगेट भी करना है कि सुंगा ने भाई काफी सारे जो स्तूपा थे वो बनाए भी थे। अगर ये वाला पॉइंट नहीं लिख के आ रहे हो तो 15 में से 2-3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है पूरा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर उन्होंने काफी सारे स्तूपा भी बनाए। इस धारणा को मिथ्या सिद्ध करता है कि वो बौद्ध विरोधी थे, तो ऐसी बात नहीं है। तो वही आपको डिस्कस करके आ रहा है। अब आ गए 3A, 3B, 3C। 3C पढ़ लो सबसे पहले कि मेरे को ये आता है नहीं आता। देयर आर नो लिटरेरी सोर्सेज फॉर द हड़प्पन कल्चर एंड नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द वैदिक पीरियड। एग्जामिन द फिनोमेना। नो लिटरेरी सोर्सेज, सीधे ही बोल दिया, गलत बात है। अब हड़प्पा कल्चर के स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफर्ड नहीं हुई, तो इसका मतलब ये तो है ना कि नो लिटरेरी सोर्सेज ही नहीं है तो लिटरेरी सोर्सेज। ऐसी नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द वैदिक पीरियड, गलत बात है। इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं। अगर कुछ भी आपको नहीं आ रहा तो पॉटरी लिख के आ जाओ। ठीक है, पेटेड ग्रेवेयर पॉटरी लिख के आ जाओ, कुछ भी अगर याद नहीं आ रहा। उसके बाद सिटीज को थोड़ा सा खोदा वोदा गया है, उससे चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं। अयोध्या की हो रही है, द्वारका का हो रहा है, और भी आप जितनी चीजें लिख सकते हो, हस्तिनापुर का लिख सकते हो, आप इंद्रप्रस्थ का लिख सकते हो। जितने भी वैदिक टाइम के सिटीज थे उनको वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा ना शुरू में स्टार्ट भी करना कि हड़प्पा कल्चर को हम ज्यादा से ज्यादा जानते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, और वैदिक पीरियड को हम ज्यादा से ज्यादा जानते हैं फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज से। कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो लिख कर आना। फिर 3B पे आ जाते हैं। एग्जामिन हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वैदिक सिस्टम फ्रॉम द लेट वैदिक टू द लेटेस्ट वैदिक पीरियड अफेक्टेड द पोजीशन ऑफ वुमेन। तो देखिए, सिस्टम रिजिड हो गया था, थोड़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज कम हो गई थी, उसके बाद पैट्रियार्की बढ़ गई थी। तो वो सब जो चीजें थी उससे वुमेन की जो पोजीशन थी वो फर्दर डाउन होती गई। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा लिख के आना है। एक चीज याद रखना, ये 3B जो है क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन 3 पेज भरना मुश्किल हो जाएंगे और बीच का आप अटक सकते हो।
तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ये जो क्वेश्चन है इतना आसान नहीं है। एग्जामिन द हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ना सिस्टम फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक अफेक्टेड द पोजीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी बतानी होगी कि जैसे मसल एग्रीकल्चर वगैरह होने लगा जिसमें मसल पावर ज्यादा लगती थी हल वगैरह जोतने के लिए, तो इतनी स्ट्रांग वुमेन होती नहीं थी, तो वो ये काम कर नहीं पाती थी। तो फाइनेंशियल जो पोजीशन थी वुमेन की वो नीचे हो गई, और जो मैन थे वो वाले काम कर लेते थे, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो गई। उसके बाद जो काफी सारे टैक्स भी आए आगे चल के, उन्होंने वुमेन को नीचे ट्रीट करा, तो वो भी चीज आप लिख सकते हो। तो लेकिन आपको शुरू में ये भी लिख के आना कि ऋग्वेदा में ऑलमोस्ट इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती थी। कैसे कैसे प्रोवाइड की जाती थी वो आप लिख सकते हो, जैसे मैरिज में लिख सकते हो, जैसे आप ये भी लिख सकते हो कि सभा और समिति में वुमेन अलाउड थी, वो सब चीजें आप लिख सकते हो, राइट। तो ऐसे आपको थोड़ा सा समझा के आना है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें लिंक बनाना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ना सिस्टम फ्रॉम ऋग वैदिक टू लेदर वैदिक कैसे अफेक्ट करा पोजिशन ऑफ वुमेन को। ठीक है, फिर 3A, the flourishing international trade during the Kushana period gave tremendous impetus to the development of art discuss। ये देखिए जो चीजें हैं ना, ये समझने वाली चीजें होती हैं थोड़ी, कि जब भी आपके पास पैसा ज्यादा होगा आपका आर्ट डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल आप मुगल्स का ले लीजिए, मुगल्स में शाहजहां के पास पैसा बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने कितना आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनाया। ऐसी कुशाना पीरियड की भी बात है, ऐसी गुप्ता पीरियड की आप याद रखिए। गुप्ता पीरियड में इतने सारे बड़े क्या क्या बन गया, इतनी सारी केव्स वगैरह जो बनी है वो सब गुप्ता पीरियड में बनी है, वकाट का पीरियड में बनी है ना। तो वो आपको याद रखना है थोड़ा कि कुशाना पीरियड में इंटरनेशनल ट्रेड से जो बैलेंस था, ट्रेड ऑफ बैलेंस, वो इंडिया की फेवर में था। तो उससे डेवलपमेंट ऑफ आर्ट हुआ, गंडारा आर्ट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जो आर्ट्स आप लिख सकते हो वो सब लिख के आना। मथुरा आर्ट के बारे में लिख के आना, सिटीज को कुछ मेंशन कर देना, ठीक है। तो वो सब चीजें इसमें मैप भी बना दोगे ना कि भाई आर्ट कैसे चल रहा था, कुशाना क्या क्या चल रहा था, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड किसके साथ थी ये थोड़ा लिख के आना, रोमन के साथ थी, इधर उधर चल रहा था, ठीक है। ये सब चीजें 4A देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ अशोका यूज रिलीजन एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट। तो एग्रेंडाइजमेंट से ये मतलब कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है अचीव करा। तो कैसे अचीव करा, तो आप इसको बता सकते हो कि अशोका ने रिलीजन को यूज करा कि आप बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लो और आप हमारे हो गए, है ना। मतलब समझ रहे हो ना आप इस पॉइंट को। तो पॉइंट ये समझाने का मतलब ये है कि अशोका ने अपनी धम्मा फिलोसफी आगे बढ़ाई जो पीस को बढ़ाती थी। ठीक है, देखिए अशोका के टाइम में इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको जो आंसर लिखना है वो थोड़ा ये है कि देखिए सब कुछ ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था अशोका ने। नाउ ये था कि पीस मेंटेन करना था, ठीक है। इतने बड़े रीजन में पीस मेंटेन करना था, एक वो चीज थी। कलिंगा वार के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया, चक्रवर्ती रूरल भी कहा जाता है अशोक को, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो एक तो पीस मेंटेन करने की, पीस मेंटेन तभी की जा सकती है जब आप रिलीजन को थोड़ा आगे बढ़ाओ, जो अशोका ने करा, जो अकबर ने करा, है ना। तो अगर आप तो अशोका की पॉलिसी क्या थी, भाई आप धम्मा अडॉप्ट कर लो और आप हमारे हो गए। और ऐसे ही उन्होंने क्या करा कि मतलब अपना धम्मा के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आप देखो तो इतने वाइड वाइड जगहों पे लगाए, अफगानिस्तान में लगाए, नेपाल में भी दिखते हैं, इधर उधर भी दिखते हैं, कर्नाटक में भी दिखते हैं, हिमालय रीजन में भी दिख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिफाइन हो गई। अच्छा जी यहाँ पर अशोका जी हैं, मतलब उनका दिख रहा है कि अच्छा एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। आप समझ रहे हो ना, उस टाइम में नेशनल बाउंड्रीज टाइप की चीजें तो थी नहीं कि ये बाउंड्री है। तो जहां जहां अशोका धम्मा दिख रहा है मतलब वो तो अशोका के रीजन हो गया, राइट। तो ऐसे इन्होंने एक रिलीजन को यूज करा, मतलब बुद्धिज्म को यूज करा, धम्मा को यूज करा इन्होंने टू स्प्रेड हिज आइडियोलॉजी। ये इसमें आप पूरा लिख के आ सकते हो। अगेन ये वाला क्वेश्चन सुनने में आसान है, करने में मुश्किल हो रहा है। Do you agree that the system of land grants from the Gupta Vakatka period was connected with the decentralization of state in any way? तो लैंड ग्रांट्स इस टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आपको थोड़ा सा ये भी लिख के आना है कि गुप्ता जो थे स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, ऐसा नहीं था कि वो वीक रूलर्स थे। मतलब ये पूरा मत लिख देना कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, लेकिन लैंड ग्रांट्स वगैरह सिस्टम थोड़ा सा शुरू हो गया था। तो डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा स्टेट का शुरू तो हो गया था, लेकिन इसमें कंप्लीटली मत लिख के आ जाना कि ठीक है सब कुछ ही फ्यूडल हो गया था। फ्यूडल जो है वो इनके बाद स्टार्ट हुआ था, स्पेसिफिकली हर्षा के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पूरा का पूरा तो वो आप नहीं ले सकते कि लैंड ग्रांट्स गुप्ता वकाट का पीरियड में इट इज कनेक्टेड विद द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टेट जो थी वो अपना कंट्रोल करता था। और ये महाराज धीराज टाइप का नाम रखते थे, महाराजा नाम रखते थे, छोटे छोटे जो थे वो राजा रखते थे, वो गिफ्ट्स भी दिया करते थे, वो डॉटर्स भी दिया करते थे अपनी शादी के लिए, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं।
तो वो सब चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी कि ये कभी मत करना कि बस लिख के आ गए आप कि हाँ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ याद रखना वकाट का भी कुछ लिख के आना है, ये नहीं कि सिर्फ गुप्ता गुप्ता लिख के आ गए। याद रखना कि समुद्रगुप्त के टाइम में काफी रीजन ऐसे थे जिसमें डायरेक्टली कंट्रोल करते थे वो, ठीक है। समुद्रगुप्त वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। तो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन लिखना भी सही नहीं है और कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन लिखना भी सही नहीं है, तो थोड़ा सा बीच का आप रास्ता इसमें देख कर आना, राइट। तो वो चीजें आपको थोड़ी इसमें लिखनी है। अब आता है 4C क्वेश्चन। याद रखिए इसमें 4B 20 मार्क्स का है, ठीक है। 4C, the discovery of monsoon by Hippalus gave a new direction to Indian Roman trade during the Satavahan period. Comment. तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन सातवाहन पीरियड का है नहीं, ठीक है। मतलब ये मैं समझ आना ये सातवाहन लोगों की बातें कर रहा है या उनके राजाओं की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि डिस्कवरी ऑफ मॉनसून कब हुआ, ये पोस्ट क्रिश्चियन एरिया में कभी हुआ है। एग्जैक्टली आप इसका ईयर या देख लो, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। पोस्ट क्रिश्चियन एरिया में, पोस्ट क्रिश्चियन एरा में डिस्कवरी हुई थी मॉनसून की। तो इसमें न्यू डायरेक्शन टू इंडियन रोमन ट्रेड लिख के आना है। अब इसमें थोड़ा सा ये बताना है आपको कि इससे पहले इंडिया और रोमन के बीच जो नंबर ऑफ शिप्स जाया करते थे वो काफी कम थे, और अभी जो थे वो 10-20 टाइम्स ज्यादा शिप जाने लगे, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी इसमें ज्यादा लिखकर आनी है। उसके बाद आपको लिखकर आना है कि कैसे कैसे कुछ कुछ ट्रेड सेंटर्स बन गए। अरिका मेदू आपने शायद सुना हो उसके बारे में। उसके बाद और भी पोर्ट्स हैं, जैसे म्यूजेरिस एक नाम का पोर्ट है, आई होप आपने वो भी सुना होगा म्यूजेरिस नाम से। तो ऐसे ही जो पोर्ट्स हैं इन सबका थोड़ा आपको नाम लिख कर आना है। ऐसी अगस्तस टेम्पल भी मिला है एक पोर्ट पे, है ना। तो वो सब चीजें आपको थोड़ी सी लिखकर इसमें ज्यादा आनी है कि कैसे ट्रेड बढ़ गई। और उसके बाद रोमन भी स्ट्रांग हो गए थे इस टाइम में। तो उनके साथ ट्रेड काफी बढ़ गई थी, क्या क्या ट्रेड हुआ करता था ये भी आप लिख के आओ। उसके बाद आप लिख के आओगे इसमें कि पोस्ट, ये सातवां पीरियड की बात हो रही है, सातवां पीरियड। और इसमें देखिए अगर आपसे बोला जाए कि अगर मानसून कब डिस्कवर हुआ, अगर आपको ये नहीं पता ना तो आप ये वाला क्वेश्चन कर नहीं सकते। मतलब ये अराउंड 0 से लेके 100 AD के बीच में हुआ है, ठीक है, डिस्कवरी। 0 से लेके 100 AD, तो उसके बाद जितने भी एम्पायर्स सेटअप हुए हैं इंडिया में, पांड्या के बारे में आप लिख के आ जाओ, मे बी आप पल्लवास के बारे में लिख के आ जाओ, या सातवाहन के बारे में लिख के आ जाओ, या आपको जो भी एम्पायर मिल रहा है इंडिया में इन दी कोस्टल रीजन, ठीक है, इन दी कोस्टल रीजन। कुशाना लिख के नहीं आना। कुशाना से ट्रेड जो चल रहा है वो लैंड रूट से चल रहा है, ठीक है। कुशाना से ट्रेड जो है वो सी रूट से नहीं चल रहा था इतना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इसमें थोड़ी सी लिख के आनी है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे गुजरात के भी कुछ कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे भरूच है। भरूच का जो पुराना नाम है वो लिख कर आना। तो बिरुच कच्छ नाम है, वो नाम लिख के आना। तो इसमें मेरा पॉइंट ये कहने का मतलब ये है कि सातवाहन पीरियड की ये बात इसमें सिर्फ मेंशन है, इसमें मेंशन है। लेकिन आपको इसमें डिस्कवरी ऑफ मॉनसून बाय हिप्पीलस गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडो रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड, तो सिर्फ सातवाहन लिख के आना। में ये भी लिख के आना कि और भी जो किंगडम्स थे इंडिया में वो भी चले थे। मतलब सातवाहन देखिए साउथ इंडिया में नहीं था, लेकिन डिस्कवरी ऑफ मॉनसून बाय हिप्पीलस गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडो रोमन ट्रेड। इंडो रोमन ट्रेड की ज्यादा बात कर रहा है, तो इंडो रोमन ट्रेड जो है वो कैसे पुश हुई, कैसे बढ़ी, वो लिख के आना है। तो सातवां पीरियड सर्टेनली लिखना, साथ साथ और भी चीजें आप लिख के आना कि डिफरेंट डिफरेंट किंगडम से ट्रेड बढ़ गई है। तो इसमें ये चीजें हैं। और साथ साथ आपको ये भी लिख के आना है कि थोड़ा स्टेबलाइज था, वहाँ पे रोमन थे, हमारे में भी थोड़े थोड़े जो किंगडम्स थे वो सेटअप हो रहे थे, स्टेबलाइज थे। तो इससे भी ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंशियंट का डिस्कस कर लिया है 4 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा मैं जिसमें सेक्शन बी मेडिवल डिस्कस करूंगा। थोड़ा आराम से डिस्कस करते हैं, जल्दी जल्दी में डिस्कस करने से क्या होता है कि कुछ मिस हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैं वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, और या आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूलें और एसवाई एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम कमेंट सेक्शन या फेसबुक ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।